मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजरात 2002 के फसादात को आज 20 साल होने वाले हैं। इसी को लेकर हमने आज हादिया मैगजीन की तरफ से एक डिस्कशन रखा है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये फसादात हुए थे, राइट हुए थे, जो हमारे मुल्क की तारीख में एक भयानक हादसा था, जिसमें जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाकये हुए और जो लोग उसका शिकार बने, इसमें से बहुत सारे लोग, तकरीबन बताते हैं कि 2000 की तादाद में लोग मारे गए थे और लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उनकी चीजें जो है बर्बाद की गई और उनको अपने मकानों को, अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुकाम पर जाकर आबाद होना पड़ा, पनाह लेने के लिए। तो उनके घरों को जला दिया गया और बहुत सारे नुकसान हुए। बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया, उनको देखा, उनको जलते और तड़पते मरते हुए, जो उसका शिकार हुए। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, जो बहुत लंबी लड़ाई लड़कर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें से कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने इस वक्त लोगों को फिर से बसाने के लिए, दोबारा उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया ग्राउंड लेवल पर, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ समाजी कारकुन। तो आज हम उन सब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सबका एक बार आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ एहसान जाफरी साहब की अहलिया जकिया जाफरी और उनके साहबजादे तनवीर जाफरी साहब मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त रूपा मोदी बहन मौजूद हैं। मेरे साथ एक समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट नूरजहां दीवान साहिबा मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त इस्लामिक रिलीफ कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, इंजीनियर मोहम्मद उमर वोहरा साहब मौजूद हैं। मैं आप सबका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ और बहुत मुझे खुशी है, आपको वेलकम करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इस पूरी जो ट्रेजेडी हुई थी, उस दुखद हालात जो आपके ऊपर गुजरे थे, उसमें हम सब आपके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मैं ये एक सवाल जो शुरू करना चाहूंगी जकिया जाफरी साहिबा से, सबसे पहले मैं सवाल करूंगी और उन्हीं की तरफ मैं आती हूँ। मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये जकिया जाफरी साहिबा वो है जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और जो गुलबर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी साहब और उनके साथ कुल बताते हैं कि 67 लोग, यानी 67 लोग मारे गए, उन्हीं के साथ वो भी शहीद हुए और वो अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी और वो मदद के लिए लोगों को बुलाते रहे, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। तो हमारे साथ इस वक्त तो जकिया जाफरी साहबा और उनके बेटे तनवीर जाफरी साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं की तरफ आती हूँ और ये सवाल करती हूँ कि गुजरात के इन दंगों को 20 साल होने जा रहे हैं और इसमें तकरीबन आपको पता है कि 2000 के करीब लोग मारे गए थे और इस सिलसिले में न्याय के लिए, लोगों से इंसाफ पाने के, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और इंसाफ पाने के लिए आपने कोर्ट में एक केस भी फाइल किया था। और इस लंबे अरसे में जो आपने केस किया और जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, उसमें क्या दिक्कतें आपके सामने आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, आप जरा बताएं। मैंने जो कहा है वो यही कहा है कि जो उस दिन मैंने देखा, जो उस दिन मैंने यहाँ से देखा था अपनी आंखों से, वो मैंने सब बताया है। क्या तो जो मैंने ऊपर से देखा था, तो जो लोगों को वो लोग मार रहे थे, ये सब कत्ल कर रहे थे, सब बाहर सड़क पे ले जा के सबको बहुत मुश्किल से सबकी जान जा रही थी। सबको पिस्तौलों से मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, इस तरह से सब तकलीफ है सबको दे रहे थे। इसलिए तरह से जाफरी साहब को भी घर में से उन्होंने पकड़ के 3-4 लड़कियों को की इज्जत ले रहे थे वो। तो जाफरी साहब ने उनको बोला कि भाई इनको छोड़ दो, आप पैसे ले लो, मेरे से जितना लेना चाहिए। तो जाफरी साहब का हाथ पकड़ के ले गए वो 4 रास्ते पे। वहां ले जाके जाफरी साहब को उन्होंने बहुत बुरी तरह से सब उनके कपड़े उतार दिए, सब बाहर, सब जगह के लोगों के सब सामान, खटियाएं, सामान, ये कुर्सियां, ये सब ले जाके सड़क पे रख के और उनको सब हाथ पाँव काट के, कपड़े उतार के, उंगलियां सर ये काट के वो सब उसके अंदर उनको जला दिया। ये मैं सब ऊपर से अपनी देख रही थी।
बहुत ही अफसोसनाक पूरा वाकया है जिसको हम पहले से भी जानते हैं, और आपकी जबानी सुन के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस सिलसिले में। आपके साथ तनवीर जाफरी साहब भी मौजूद है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस केस में जो आपने किया था, इसमें क्या हुआ, ये किस स्टेज में है, किस मरहले में है, और आपको क्या इंसाफ मिला? मैं आपको ये जो केस है उनका जरा ब्रीफ बता दूं कि जी गुलबर्ग मैटर में एक केस जो चल रहा था, वो जो कि जी गुलबर्ग सोसाइटी में जिस 28 तारीख को जो दंगे हुए, और जो दंगे के अंदर जिन लोगों के नाम गुलबर्ग के जो हमारे विक्टिम सर्वाइवर विक्टिम्स थे उन्होंने जो जी नाम दिए, और उनके ऊपर जो सरकार ने केस चलाया, और जी वो केस जो है वो लोअर कोर्ट में चला, और वो उसके अंदर काफी लोगों को 24 से ज्यादा लोगों को सजा हुई, और अभी वो हाई कोर्ट में हमारा अपील भी पेंडिंग है कि बाकी लोगों को भी सजा करे। तो वो जो है गुलबर्ग में जो दंगे हुए और उसमें जो उधर मौजूद थे वो लोग के वो उनके नाम थे उस केस में, जी उनमें जो लोगों को सजा हुई। अब जब ये केस तो 28 तारीख जब ये दंगे हुए 28 फरवरी 2002 को, तब से वो केस तो शुरू हो गया था। पर वक्त जाने से जब गुजरात सरकार ने नानावटी शाह कमीशन बनना बिठाया, तो उस जी कमीशन के अंदर बहुत सारे जो सरकार के अंदर मौजूदा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने जी वहां पर आके एफिडेविट करी, जी और उन्होंने उन एफिडेविट के अंदर बहुत सारी हकीकतें बाहर करी। बाहर उन्होंने लिख के दी एफिडेविट के अंदर, अपनी एफिडेविट में सबमिट करी, सबमिशन किया उन्होंने नानावटी साहब कमीशन में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे ये बात मतलब के जाहिर हो रही थी कि ये दंगे फसाद जो चले पूरे अहमदाबाद में और गुजरात के और शहरों में, और जहाँ इतने सारे लोग शहीद हुए, इतनी सारी प्रॉपर्टी जला दी गई, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जला दिए गए, लोगों को मार दिया गया, रेप कर दिए गए औरतों को, वो सब जो हुआ उसके पीछे मतलब कि सरकार, गुजरात सरकार का हाथ था, और चीफ मिनिस्टर खुद का उसके अंदर हाथ था। ये बात उससे उन एफिडेविट से ये बात जाहिर हो रही थी। और हम खुद भी एज ए सर्वाइवर विक्टिम ये सोच रहे थे, हमारे जो सोसाइटी के भी सब जो लोग हैं, हम जो सर्वाइवर विक्टिम है, कि भाई गुलबर्ग सोसाइटी जो है वो अहमदाबाद शहर के बीच के अंदर मौजूद है, और उससे जो पुलिस कमिश्नर की ऑफिस है वो सिर्फ 10 किलो मतलब 10 मिनट के रास्ते पर है। आप अगर पुलिस की वाहन लेके चलो तो 10 मिनट में सोसाइटी में, उससे भी कम वक्त में सोसाइटी पहुंच सकते हो। और फिर 28 तारीख फरवरी 2002 को खुद कमिश्नर पुलिस के कमिश्नर वहां पर आए थे, और जिनसे पब्लिक के अंदर अब्बा ने जाके मुलाकात करी थी, एहसान जाफरी और उनके जो साथ में जो लोग थे, आज वो सब शहीद हो गए, तो वो लोगों ने जाके मुलाकात करी थी सुबह में 9 बजे जब दंगे शुरुआती हुई थी, और उनसे कहा था कि भाई आप ये सोसाइटी के चारों तरफ भीड़ देख रहे हो, तो यहाँ माहौल बहुत गर्म हो गया है, बहुत ज्यादा कॉम्युनल हो गया है, आप जरा यहाँ ज्यादा पुलिस फोर्स को खड़ा कर दो ताकि कोई की जान न बचे। अब ये पुलिस कमिश्नर खुद वहां से चले गए, और ना उन्होंने फिर बाद में कोई पुलिस प्रोटेक्शन भेजा, और ना ही कोई उनकी मदद आई। और फिर शाम को 7 बजे तक का वहां कोई आया नहीं, जब तक का तो 69 लोग शहीद हो चुके थे गुलबर्ग सोसाइटी में, और पूरी सोसाइटी जला दी गई थी। तो ये कमिश्नर आगे खुद चला जाता है वापस, तो वो तो पुलिस को ये मालूम ही था कि सोसाइटी के अंदर हालात बहुत नाजुक है और वहाँ बहुत सारे लोगों की जान खतरे में, फिर भी पुलिस वहां नहीं आई। तो उसके पीछे सबको ये वही यही सवाल था सबके मन में कि ये पुलिस ने क्यों हरकत नहीं की, क्यों पुलिस ने हमारे बचाव के लिए खड़ी नहीं हुई। तो ये सब बातें हमारे मन में चल रही थी, और वो सब की जो हमारे मन में जो एक जो सवाल उठ रहा था कि सरकार क्या इसमें इन्वॉल्व थी, खुद चीफ मिनिस्टर क्या इसमें इन्वॉल्व थे, वो बातें हमारे जहन में दोहराई जा रही थी। पेपर में भी ये किस्म के आ रहा था कि भाई एक शहर के अंदर क्यों नहीं पुलिस पहुंच सकी, उसको एक तो 10 घंटे क्यों लगे पुलिस को वहां पहुंचने में। तो ये बातें फिर जैसे ही ये नानावटी शाह कमीशन बैठा, और उसके अंदर राहुल शर्मा है, आर बी श्री कुमार है, और बहुत सारे और भी पुलिस ऑफिसर है, संजीव भट्ट जी, उन सब के जो एफिडेविट्स आने लगे, उस जी एफिडेविट्स के अंदर, और उन्होंने जो राहुल शर्मा ने सीडी बनाई, वो सीडी से पता जी चला कि पुलिस ऑफिसर्स वहां कई जगह पे ऐसी जगह खड़े थे जो सोसाइटी से बहुत दूर था, और सोसाइटी की तरफ कोई नहीं आया बचाने के लिए। तो पूरे दिन तो उससे वो सीडी और का जो रिकॉर्ड मिला, जिनसे उनके मोबाइल फोन से उनकी लोकेशन मिली, और पुलिस के जो एक्सचेंज हो रहे थे इंफॉर्मेशन उनकी वायरलेस सिस्टम पे, वो सब की जब इंफॉर्मेशन नानावटी शाह कमीशन में आई, तो वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने, जब ये हमारे वकीलों के साथ में मिलके, और जब उसमें हमारे साथ कोई एनजीओ भी काम कर रहे थे, उनके साथ में मिलके हमने कंप्लेन तैयार करी,
और वो कंप्लेन हमने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में की कि ये जो दंगे हुए हैं इनके पीछे इन शख्स का हाथ है, और उसके अंदर नरेंद्र आज जो प्राइम मिनिस्टर है, उन जो उस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी नाम रखा हमने। अब ये कंप्लेन गुजरात पुलिस के ने एफआईआर करने को मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दी। तो हमने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट ने भी वो कंप्लेन के ऊपर कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। तो फिर वो कंप्लेन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ये कहा कि इतनी सारी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है जो एफिडेविट के तौर पर है उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से है जो कि उस दौरान में गुजरात में अहमदाबाद में मौजूद थे, और उन्होंने ये सबमिशन अपने ओथ के ऊपर नानावटी कमीशन में सबमिट किया है। तो और बहुत सारे और डॉक्यूमेंट जो थे पुलिस के, वो भी हमने वहां सबमिट करे कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। इतने सारे एविडेंस के ऊपर अगर विक्टिम लेकर आता है, सर्वाइव विक्टिम, तो अब कौन क्या करना चाहिए उसका। जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों के खिलाफ पुलिस केस हुए थे और जिनको सजा दी गई, सुनाई गई, तो क्या उसमें किसी को सजाए मौत भी दी गई, सुनाई गई? गुलबर्ग सोसाइटी में जो दंगे में जो 24 लोगों को वो हुए थे, 24 लोगों को जो सजा गई, इसमें कोई को भी सजाए मौत नहीं दी गई थी। अच्छा, सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था। और आपकी सोसाइटी में कितने मकान थे जो जलाए गए, और जो लोग उसमें मारे गए उनकी तादाद क्या थी? जो लोग सोसाइटी में हमारे शहीद हुए हैं, जिनके हमारे पास जिनके नाम है, वो 69 है, जिन्हों के हमारे पास नाम है, जो हमारे सोसाइटी के अंदर थे और हम उनको पहचानते थे, वो नाम है। अब उस दौरान में सोसाइटी में और कोई मुसलमान बाहर से आया है और वो शहीद हुआ है तो हमें उसका मालूम नहीं था। बट जो हमारे सोसाइटी के लोगों के, सोसाइटी के अपने खुद के रहने वाले और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो सोसाइटी में आया जाया करते थे, वो मिला के टोटल 69 लोग शहीद हुए थे। और ये लोग जो थे, उनके जो घर के लोग थे और उनके रिश्तेदार, क्या दोबारा कहाँ पे आबाद हुए, कहाँ पे रह रहे हैं? क्या वो दोबारा उस सोसाइटी में आना चाहते हैं लोग, तो उसको आबाद करेंगे? सोसाइटी में 18 मकान थे जो पूरी तरह से उन्होंने जला दिए थे, जो बंगले थे, और 8 फ्लैट थे, वो सब फ्लैट को उन्होंने जला दिए थे और उसमें से सब सामान को लूट लिया था। तो उनके 18 और 8 उनके जो पीड़ित लोग हैं वो अब कहाँ पे रहते हैं और उनकी हालत अब कैसी है, किस हालात में है वो? जो जितने भी जो हमारे विक्टिम सर्वाइवर थे, फिर वो उस दिन के बाद तो सोसाइटी में वो कभी रहने गए नहीं। वो आज अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाके बस गए हैं, और वहां पे मतलब के, जबकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े बंगले थे, फिर भी ये इस हालात के अंदर उन्होंने जो भी उनको वहां मिला, जहां जब भी उनको जगह मिली सर छुपाने के लिए और अपनी जिंदगी फ्री शू करने के लिए, तो वो एतराफ में बहुत तकलीफ के अंदर जगह में, मतलब के बड़े बड़े बंगले और इतना बड़ी सोसाइटी छोड़ के वो बहुत तकलीफ में अपने घरों में रह रहे हैं। और फिर धीरे से उन्होंने अपने कारोबार को वापस जमाया है, और अभी मतलब के मैं कहूंगा कि बस वो एक जिंदगी बसर कर रहे हैं। और सोसाइटी में आने का कोई की भी उम्मीद लगती नहीं कि वो सोसाइटी में आके वापस रहेंगे। सोसाइटी जो है वो 28 फरवरी को जिस हालत में हमने छोड़ी थी, 28 फरवरी 2002 को जिस हालत में ये विक्टिम्स ने छोड़ी थी, उस हालत में आज भी सोसाइटी ऐसी ही मौजूद है। उसमें कोई तब्दीली नहीं करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती जानकारी दी। मैं अब रूपा बहन की तरफ आती हूँ और मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊं कि वो भी उसी सोसाइटी में रहती थी और उनका बेटा जो इस केस में इस मौके पर लापता हो गया, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी इस स्ट्रगल में और फाइट में, इस लड़ाई में हिस्सा लिया और अभी तक वो इसको सरवाइव कर रही हैं। तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि 1 मार्च 2002 को जो गुलबर्ग सोसाइटी में हादसा पेश आया, तो उसमें जो हमलावर लोग थे, क्या वो बाहर के थे या उनकी किसी से आपस में कोई दुश्मनी थी? क्या वजह थी? क्या आप इसको किस तरह से देखती हैं? मैं रूपा मोदी, वहाँ मैं 7 साल से रह रही थी गुलबर्ग में जी। और वहाँ 28 तारीख फरवरी 2002 में हमारे सोसाइटी, गुलबर्ग सोसाइटी में हमला हुआ था। और जब हमला हुआ तब पहले भी पुलिस चौकी थी वहाँ गुलबर्ग सोसाइटी की खुद की,
वहाँ गुलबाग सोसाइटी की जो दुकान है वहाँ, पर इन लोगों ने पहले से ही उन लोगों ने चौकी उठा ली थी, SRP की चौकी थी। तो ये पूरा प्लानिंग था। और उस वक्त हमने जब हादसा हुआ तब कमिश्नर साहब को भी मैंने कॉल किया था, फिर जाफरी साहब के घर में गई थी, तो ये सब हुआ था। तो आपके जो बेटे के साथ हुआ वो उस वक्त मौजूद थे घर में या कहीं बाहर गए हुए थे? मेरा बेटा जब ये पहला जब उन लोगों ने पत्थर मारा किया तो उस वक्त वो ट्यूशन में ही था वहाँ, और गुलबाग सोसाइटी में ही ट्यूशन में था। पर जब ये बाहर से पथराव शुरू हुआ और पुलिस भी आ गई थी, तब मैंने आवाज लगा के ऊपर बुला लिया था कि तुम लोग घर आ जाओ। और मेरा हस्बैंड उस टाइम पे जॉब पर गया था, खाली मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम 3 जन ही थे उस वक्त कम घर पर मेरे गैलरी में से सब दिख रहा था, मैं फ्लैट में रहती थी। तो जब मेरा बेटा ये हादसा हुआ तब तक तो मेरे पास था, पर जब जाफरी साहब का पूरा घर जला दिया और उस वक्त भी मेरा बेटा मेरे साथ था। जब एक ही रूम ये बाकी थी, किचन और एक रूम बाकी था, तब जब जाफरी साहब को बाहर ले गए बाद में मेरे बेटे को, क्योंकि हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बाहर काट रहे, तो हमने सोचा चलो जाफरी साहब बाहर से आवाज दे रहे थे कि जाफरी बाहर निकल, जाफरी बाहर निकल। तो जाफरी साहब को बहुत सारे लोगों को कॉल किया, नरेंद्र मोदी से कॉल किया था, PC पांडे से कॉल किया था, इलेक्ट कमिश्नर, मेरा जेठ खुद कमिश्नर ऑफिस गए थे। तो उस वक्त तब तक तो कोई हेल्प नहीं आई, कितने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, ये किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ये हादसा हुआ तब हम लोग जब जाफरी साहब को बाहर ले गए, और क्योंकि उनके घर में 3 सिलेंडर थे तो किचन भी जला दिया। जाफरी साहब को जैसे बाहर निकाला तो वहां भी पेट्रोल डाल दिया, तो एक ही दरवाजा था। फिर मैंने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था, मेरी बेटी ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था, पर हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे। तो जैसे हम लोग भागने गए कि चलो बाहर जल कर मरे, उससे बेहतर के कट कर मरेंगे, कम से कम बॉडी तो हमारे सगे वाले को मिलेगी। इस तरह हम लोग जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं बेहोश जैसी हो गई। जैसे मेरी बेटी को लगा कि मम्मी बेहोश हो गई, ऐसे मेरी बेटी ने मेरे बेटे अजहर का हाथ छोड़ दिया और बोली कि मम्मा उठो करके मेरा हाथ, उस टाइम अजहर का हाथ छूट गया था। और आपके बेटे का हाथ छूट गया, अजहर का। उस वक्त उसकी बेटे की उम्र क्या थी, कितनी एज का थी आपके बेटे? 13 साल की थी और बेटी 11 साल की थी। और जी रूपा बहन, 20 साल हो गए हैं इन दंगों को, फसादात को। अब आपके क्या हालात हैं? आप अभी किस उससे गुजर रही हैं? क्या कोई क्या परेशानियां और भी हैं क्या? किस उससे आप गुजर रहे हैं? आपके ऊपर क्या दौर चल रहा है, कैसा, ये हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए जैसे आज गुलबाग एक लावारिस की तरह या एक खंडेर की तरह, वैसी हमारी जिंदगी आज भी वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला है। हमारी लाइफ तो, हमारा पूरा बुढ़ापा, हम चाहो तो कुछ भी होता है तो हमारा एक सहारा पूरे खानदान में एक ही वारिस था हमारा। तो आज ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है नहीं। आज 20 साल हो गए, पर 20 साल में ऐसा बहुत ख्वाब देखते हैं कि मेरा बेटा को आज इतना होता तो आज बहू आ जाती कि हमारी सेवा करते, हमारा बुढ़ापा का कोई सहारा नहीं है। और आज भी माहौल तो ऐसा ही है, चाहे आप 24 आवर्स प्रोटेक्शन लेके रहना पड़ता है। सेंट्रल से मिला है हम लोगों को प्रोटेक्शन CIF का, और अहमदाबाद पुलिस का
24 आवर्स, जहाँ भी जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई अपराधी है। आज कोई पुलिस अपने जी साथ चलती है तो जी हम लोगों को एक तो एरिया अलग है, तो हम लोगों को भी बस एक ही एहसास होता है कि हमारी लाइफ का एक डर डर के रहने का है। आज आरएसएस का भी जो हर तरह का जो माहौल है, तो आज भी कुछ बदला नहीं है। जैसे उस टाइम पर त्रिशूल बांट रहे थे, आज मीटिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो माहौल तो ऐसा ही, कुछ यानी भी जो नहीं बदला है जो हमारे। कानूनी जी जकिया जाफरी साहबा ने जो कानूनी लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने केस किया, और इतनी लंबी लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, अभी तक उसका कोई नतीजा निकला, कोई परिणाम आया? या फिर लोग गुलबर्ग सोसाइटी से जो चले गए, क्या वो दोबारा आके रहना चाहेंगे या चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने जाकिया आंटी एक हमारे एक केवन का एक माँ है हमारे लिए। वो इतनी जी उम्र में भी आप ये कर सकते हैं, तो मैं भी एक माँ हूँ। ऐसे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। आंटी जितना मेहनत करे उससे भी हम लोगों को ये होता है कि चलो एक जाफरी साहब ने उनकी जान गवा दी हमारी वजह से, क्योंकि वो खुद बोले थे कि मेरी जान जाती है, आप लोग बच जाते हो तो मैं खुद निकलता हूँ। मैं साथ में थी उस वक्त, हर वक्त उनके साथ थी। तो मुझे ऐसा लगता है। जी और जब 24 जन को मार दिया, 24 जन को सजा हुई, 11 जन को जन्मति हुई, तो उसमें तो क्या है कि आप 68 जन को, एक जन 69 जन को मार देते हो, 18 टेनामेंट है, तो क्या ये 24 जन ही मारने वाले थे? खाली 24 जन को ही जी सजा हुई थी। हाँ, तो ये भी हमारा केस आज भी मैं और सायरा बहन है, तो वो सब हमारा केस चलता है, हाई कोर्ट में भी चलता है। और हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो हम लोग हार तो मानेंगे नहीं, ना उनको भूलने देंगे और ना हम भूलेंगे। हम तो भूलेंगे ही नहीं, पर उनको भी नहीं भूलने देंगे। तो आज जो जी हमारा आपने सोसाइटी में रहने की बात कर रहे हैं, तो हम सोसाइटी में क्या है कि वहाँ लाइट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी वहाँ है नहीं, क्योंकि वहाँ उस टाइम पूरा खंडेर बना दी थी। तो और हम बेचने भी जाते हैं तो असन डरा ला देते हैं वहाँ। एक स्टे मुक दे के मुस्लिम की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज जो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, आज वो भाड़े पर, रेंट पर रह रहे हैं। कोई सिटीजन नगर जा रहे, पूरा सोसाइटी वेर हो गई, अलग अलग रहते हैं। कितने लोग मर गए, कितने लोग आज तकलीफ में है। कोई ऐसा सरकार ने तो कुछ आज तक कुछ देखा नहीं। जी और आपने अपनी पूरी दास्तान बयान की, और हमारे साथ जकिया जाफरी साहिबा ने भी, उनके बेटे ने बयान की। और ये जो दर्दनाक कहानी है, दास्तान है, ये बहुत अफसोसनाक है कि अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है उनके दोबारा बसने के लिए, या उस सोसाइटी को फिर से बनाने का कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ एक सामाजिक कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट नूरजहां दीवान साहिबा मौजूद हैं, और मैं उनसे भी ये जानना चाहूंगी कि ये जो 2002 के राइट हुए थे, वो किसी एक जगह नहीं थे। ये जो फसादात थे पूरे गुजरात में फैल गए थे, हर तरफ हो रहे थे। आपने अहमदाबाद के कुछ इलाकों में, और बहुत ही मशहूर इलाका जो है नरोडा पाटिया, वहां पर कुछ काम किया है, और आपने जो है वहां पर लोगों को फिर से बसाने के लिए, या लोगों की हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, परेशान हाल लोगों की मदद के लिए जो काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताएं कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया, और फिर आप लोगों ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2002 का जब दंगा हुआ, और दंगे के दौरान पूरे गुजरात में से लोग अलग अलग जगह पे कैंपों में रहने लगे, तब हमको भी पता चला कि लोग कैंप में रह रहे हैं। तो हमने भी जाके वहां पे देखा, और सामाजिक तौर पे उन लोगों की कुछ मदद भी की।
कुछ एनजीओ थे, एक्शन एड अमन समुदाय के थ्रू हमने उन दंगा पीड़ित लोगों के साथ काम किया, जहाँ पे नरोड़ा, पाटिया, गुलबर्ग, साबरमती, उगड़ेज, अलग अलग जगह के लोग वहां पे मौजूद थे, जुहापुरा संकलित नगर कैंप में। तो उनके साथ काम किया, उनकी एफआईआर करवाना, कंपनसेशन दिलवाना, बच्चों के एजुकेशन को लेके, महिलाओं की हेल्थ को लेके, उनका मकान जो चल गए थे उसके सर्वे को लेके काफी काम किया। जब कैंप के दौरान लोग वापस अपने घर जाना चाहते थे तो उनको डर था, क्योंकि कुछ लोग गए थे तो वहां पे ग्रुप टोले ने आके हमला कर दिया था, तो वापस जाना नहीं चाहते थे। तो हम लोग संस्थाओं के थ्रू उनके साथ उनको लेके गए वहां पे, और वहां पे जाके हम पूरा पूरा दिन रहते थे, देर रात तक उनके साथ रुकते थे और उनको उनके घरों में वापस विस्थापित किया, जिसमें रिलीफ कमेटी ने, जमात उलमाए हिंद, इस्लामी रिलीफ कमेटी, एक्शन एड अमन समुदाय, अनहद संस्था, तिस्ता बहन की संस्था और बाकी सारे एनजीओ उसमें जुड़े हुए थे। सभी एनजीओ ने अपने अपने तौर पे ये काम किया। नरोड़ा पाटिया के हालात इतने खराब थे क्योंकि वहां पे ज्यादातर लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, लोगों को जिंदा जला दिए थे, लोगों के घर जला दिए थे, और पूरे गुजरात में करीबन 2 से 3 हजार लोगों को मार दिया था, काट डाले थे, जिंदा जलाए थे। और नरोड़ा पाटिया में एक महिला थी जिसकी गोद भर के लाए थे, और पहला ही बच्चा था, और उस महिला का पेट चीर के उस बच्चे को निकाल के आग में सेक रहे थे और जय श्री राम करके बोल रहे थे। वो उसके रिश्तेदारों ने हमें कैंप में बताया था। तो ये हालात जो थे पूरे गुजरात के थे, पूरे गुजरात में एक डर का माहौल पैदा कर दिया था। लोग वापस अपने घरों में जा नहीं रहे थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो कैंपों में जो लोग रह रहे थे उनके साथ हम लोग एफआईआर करवाने जा रहे थे। जब हम एफआईआर कराने जाते हैं या कलेक्टर ऑफिस जाते हैं या कोर्ट पे कोई काम को लेके जाते हैं, तो वहां पे पुलिस खुद आके हमको ये कहती थी कि आपको एफिडेविट करके देना है कि पुलिस ने बहुत सपोर्ट करा है, पुलिस ने इस दंगे में कोई रोल अदा नहीं किया। और ये जितना भी हो रहा था वो एक दबाव में हो रहा था, बीजेपी के दबाव में हो रहा था। आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे, वो सारे लोगों ने पूरे गुजरात में जो तांडव मचाया था, वो आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जो मचाया था, वो पूरी दुनिया ने देखा कि भगवा आतंकवाद कैसे मचा। पूरे गुजरात में किस तरह से एक कम्युनिटी पे, मुसलमानों पे जो जुल्म हुआ वो सारे वर्ल्ड ने देखा है। मगर आज तक मुसलमान एक न्याय को लेके राह तकते रहे हैं। अगर जिस तरह से जाकिया मैडम ने जो बात की या रूपा बेन ने जो बात की कि आज भी वो न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, एक उम्मीद के साथ आंखें उनकी दरवाजे की तरफ राह देख रही है कि कब हमको न्याय मिलेगा, मगर उम्मीद की कोई किरण नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या हाई कोर्ट की बात करते हैं या तो फिर सेशन कोर्ट की बात करते हैं, तो जहां भी केस जाते हैं वहां पे किसी को न्याय नहीं मिलता। एक बिल्किस बानो केस को लेके सिर्फ रेप केस में न्याय मिला है। अगर मैं पंचमहाल की बात करूं तो पंचमहाल की जो महिलाएं हैं वो करीबन 150 से भी ज्यादा महिलाएं थी जिनके साथ बलात्कार हुआ था। इसमें से 50 महिलाएं आज भी कॉलोनी में रह रही है, जो कॉलोनी के अंदर मुस्लिम संस्था की तरफ से वो मकान मिले थे। वो बेने विधवा थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ जो बलात्कार हुआ तो उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। उनकी उम्र हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मैं जब उनको मिली जाके तो सारी बहनें रो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ था, हमारे शोहरों को मार दिया गया, हमारे बच्चों को हमारे सामने मार दिया गया, जला दिया गया, उसके बावजूद हमको न्याय नहीं मिला। हम तो उन लड़कियों के भी साथ है जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो पूरा हिंदुस्तान के लोग बाहर आ जाते हैं और वो हिंदू मुस्लिम सभी लोग बाहर आके एक आवाज लगाते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। ये अगर किसी बच्ची के साथ या किसी बूढ़ी औरत के साथ रेप होता है तो सभी मिल के आवाज लगाते हैं, उसमें वो सभी धर्मों के लोग होते हैं और ये कहते हैं कि ये बलात्कार हुआ, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, इनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए या तो इनको आजीवन मिलनी चाहिए। ये लोगों की डिमांड होती है। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि उन महिलाओं का क्या जिनके साथ बलात्कार हुआ था, जिनके बच्चों को जिंदा जला दिया, जिसके पेट में से बच्चे निकाल के जिंदा जला दिए गए, जय श्री राम के नारे लगाते रहे,
तो उन महिलाओं को कब न्याय मिलेगा? जिनके शोहर को जला दिया, उनकी घर बार जला दिए, उनको न्याय कब मिलेगा? तो ये जो सरकार है वो बहरी और अंधी सरकार है, और इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमें न्याय देगी। सिर्फ अल्लाह का सहारा है कि अल्लाह की तरफ से एक न्याय होगा तभी हमको इंसाफ मिलेगा। मगर फिर भी उसके बावजूद अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, उसके बावजूद मुस्लिम चुप बैठा है, मुस्लिम कुछ नहीं बोल रहा। सब सिर्फ अपने आइन को लेके कि आइन में जो लिखा हुआ है उसको मान के चल रहा है। जिस तरह से कोटा की कलम लगाई तब भी हम चुप बैठे। आपने बहुत अहम बातें रखी हमारे सामने। मेरा एक सवाल है कि नरोडा पाटिया केस में क्या आपको कुछ पता है कि कुछ लोगों की धरपकड़ हुई और उसमें से कुछ लोगों को सजा हुई? कितने लोग थे? क्या किसी को सजाए मौत हुई? कुछ इंसाफ हुआ? कहाँ तक ये मामला पहुंचा? कुछ आज 20 साल हो गए हैं, मैं कुछ जानना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, नरोडा पाटिया जो केस हुआ था, जो कांड हुआ था भगवा आतंकवाद की तरफ से, तो उसको सभी ने देखा है कि क्या हुआ था। बाबू बजरंगी जैसे लोग और जिस तरह से मतलब खुले आम बोल रहे थे कि मुसलमानों पे क्या कर रहा है, ऐसे लोग अंदर तो जाते हैं मगर पैरोल पे बाहर भी आ जाते हैं। आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो केस को लेके बहुत कम लोगों को न्याय तो मैं नहीं कहूंगी ऐसे केस में, मगर बहुत कम सजा मिली है। जिसमें भी वो सजा मिली है वो भी आज खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो न्याय तो किसी को मिला ही नहीं है उसके अंदर। आज भी हम न्याय की राह देख रहे हैं। मगर अगर हिंदुस्तान की मैं बात करती हूँ तो हिंदुस्तान में मुसलमान 15% है, और उस 15% में से भी 60% मुसलमान जेलों के अंदर है। तो ये कहाँ का न्याय है? कौन सा न्याय है? और वो निर्दोष है। ज्यादातर जो लोग हैं वो निर्दोष है। रिसेंटली 2 दिन पहले जो फैसला आया कोर्ट का टिफिन बॉम्ब ब्लास्ट वाला, इसमें इन्होंने फट से जो फांसी की सजा दी गई है, और वो भी निर्दोष लोगों को ये बताया गया है कि आईबी का रिपोर्ट था। और जहां जहां बॉम्ब फटे हैं, और वो बॉम्ब किसने फोड़े? हेमंत करकरे की अगर बात करूं या तो प्रज्ञा साध्वी की बात करूं, तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने फट से बताया था कि भाई ये मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट या मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट या बाकी के बॉम्ब ब्लास्ट में किसका हाथ था? तो प्रज्ञा साध्वी और आरएसएस का हाथ था। उसके बावजूद मुसलमानों को अंदर, निर्दोषों को उसके अंदर डाल दिया गया। तो ये न्याय को लेके कुछ नहीं हुआ। नरोडा पाटिया के लोग आज भी जुहापुरा में रह रहे हैं, वटवा में रह रहे हैं, सरखेज में रह रहे हैं, और मुस्लिम तंजीमें या तो कोई संस्थाओं ने जो मकान दिए हैं उसी में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिए आज भी वो टेंट है, वो घर नहीं है। 10 बाई 10 के कमरे वो घर नहीं होते जहां से वो सुकून से रह नहीं सकते। आज भी उनको अपनी वो जगह याद आती है, उनको उनका नरोडा पाटिया याद आता है जहां पे उनकी रोजी रोटी थी। अगर वो मुस्लिम इलाकों में वहां के घर बार छोड़ के आ गए हैं तो पूरे मुस्लिम इलाके गेटोवाइजेशन हो गया है। और ये गेटोवाइजेशन होने पे मजबूर किसने किया? यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है, उसने मजबूर कर दिया उनको गेटोवाइजेशन में रहने के लिए। तो आज भी वो एक तरह से कैंपों में रह रहे हैं। और बहुत सारी पूरे गुजरात में ऐसी रिहेबिलिटेशन कॉलोनियां हैं जहाँ पे ना बच्चों के लिए एजुकेशन है, ना उनकी रोजगारी का कोई साधन है वहां पे, और वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 2002 को लेके आज 20 साल होने आ रहे हैं, फिर भी ना न्याय मिला है, ना ढंग से कंपनसेशन मिला है, ना उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है, ना उनकी रोजगारी के बारे में कुछ सोचा है। और अगर हम 2002 के दंगे की बात करते हैं तो उसी टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने एकदम कड़क सजा दी होती या कोई ठोस सबूत से कड़क कदम उठाए होते तो आज पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का जो माहौल खराब किया है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने, और कौमवादी जो जहर रेड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो हथियार थमा रहे हैं, वो काम ना होता। अगर अभी भी गवर्नमेंट, अगर ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भगिनी की जो उनकी संस्थाएं हैं, महिलाएं संस्थाएं, उन सब पर अगर रोक नहीं लगाई थी तो पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ जाके रुकेगा, वो तो आने वाला वक्त भी बताएगा।
तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी संस्थाओं पे बैन लगना चाहिए। और ये जिस तरह से कौमवाद का जहर, ये नफरत की राजनीति जो खेल रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, अपनी सत्ता के लिए नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसे नफरती राजनीतियों को दूर करना चाहिए। और सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग एक होके एक प्लेटफॉर्म पे आके हिंदुस्तान के विकास के लिए बात करेंगे, लोगों के न्याय के लिए बात करेंगे, रोजगारी के लिए बात करेंगे, खेडूतों के लिए बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करेंगे, एजुकेशन के लिए बात करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी नूरजहां बहन, आपने बहुत ही अहम बातें हमारे सामने रखी हैं। गुजरात दंगों को 20 साल हो गए हैं और वहाँ के हालात जो आप बयान कर रही हैं, और लोग अभी भी अपने को जो सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। अभी भी लोगों को जहाँ बसाया गया है वहाँ उनको सुकून और इत्मीनान नहीं है, वो अपने घरों को आज भी वापस जाने में डरते हैं। ये तमाम बातें बहुत अहम थी आपने जो मैं बताई। अब हमारे साथ एक अहम मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जिस मतलब से वो लोग नफरत की राजनीति खेल रहे हैं, कि मोब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मार रहे हैं, लव जिहाद के नाम पे मुसलमान को मार रहे हैं, गौहत्या के नाम पे मुसलमानों को मार रहे हैं, हिजाब के नाम पे लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, लड़कियों पे जुल्म कर रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट चुप बैठी है। जी, आपने बहुत अहम बातें हमारे सामने रखी हैं और जो हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। हमें इस पे गौर करने की जरूरत है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। आज 20 साल हो गए। हमारे साथ एक अहम शख्सियत उमर वोरा साहब मौजूद हैं, जो इस्लामिक रिलीफ कमेटी के अहम कारकुन हैं, जिन्होंने उस वक्त 2002 के फसादात के बाद लोगों को दोबारा बसाने का जिस कमेटी ने काम किया उसका एक हिस्सा थे। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को दोबारा बसाया गया, ऐसी कॉलोनियां बनाई गई, लोगों को घर दिए गए। उस वक्त उन्होंने जो काम किए हैं उनका कुछ तजर्बा मैं चाहूंगी। इंजीनियर उमर वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इस गुफ्त शनीद के प्रोग्राम में हादियाई मैगजीन की तरफ से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि फरवरी और मार्च 2002 में जो दंगे मुसलमानों के साथ हुए गुजरात में, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। उनके मकान, फैक्ट्रियां, दुकान, तमाम चीजें जलाई गई। न सिर्फ शहरी लोगों का बल्कि गांव में भी बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ। तो आप कुछ उस जो हुआ नुकसान, उसकी तफसील जो आपने आंखों से देखी है वो आप कुछ बताएं हमें, जो हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम। 2002 के दंगे को जैसा आपने बताया 20 साल हो चुके हैं जी। और हमारी अम्मा जकिया बहन ने जो अपनी दास्तान सुनाई और ये रूपा बहन ने जो दास्तान सुनाई वो बहुत दर्दनाक है और इतने सालों से सुनते आए हैं। आज रूबरू भी उनको सुनने देखने का मौका मिला, किसी की भी आंखें नम हो जाती है। अब ये हमारा अलमिया, हमारी जो सिचुएशन है कि संविधान है, कानून है, लेकिन ये सब के रहते हुए उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है उसका नमूना हमको बिल्कुल इस राइट में भी देखने को मिला है। तो इस तरह से ये चल रही है हमारी जुडिशरी की सिस्टम भी। तो कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं बची है। उन लोगों को सजाएं हो गई है, उनको भी जामीन मिल गए हैं या पैरोल पे छोड़ दिए गए हैं और वो आराम से घूम रहे हैं। जी उमर वोरा साहब, मेरा एक सवाल और ही है कि इस्लामिक रिलीफ कमेटी ने फसादज़दा लोगों को दोबारा बसाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किया, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये काम कहाँ कहाँ पर हुआ और मुतासरीन को कहाँ कहाँ बसाया गया। और उसी के साथ एक सवाल ये भी है कि उसमें क्या नॉन मुस्लिम लोग भी मुतासिर हुए थे, उनके मकान और दुकानों का नुकसान भी हुआ था, और IRC ने क्या उन लोगों को भी बसाने का, उनके दोबारा उनकी बाजार आबादकारी का काम किया? तो कुछ आपसे मैं जानना चाहूंगी उसकी डिटेल। जी जी बिल्कुल। ये असल में हमने कोई धर्म या नाजात के भेदभाव तो रखते ही नहीं है। तो शुरू से हमारा क्राइटेरियन ये था कि जो भी फसाद ज्यादा है, हुल्लड़ग्रस्त है, उसकी हमको मदद करनी है। तो नरोड़ा पाटिया में खास करके जो मिक्स लोकेलिटी थी और जो रह रहे थे, तो सबको मिलकर हमने फिर से बसाया। फिर दूसरी जगह पर जहाँ पर हिंदू भाई भी थे, करीब में रहते थे और उनको कुछ नुकसान हुआ था, तो वो हमने कंपेंसेट किया, उनकी रोजगारी में मदद की। इसी तरह से किया है। मैं जहाँ रहता हूँ नॉर्थ गुजरात, वहाँ 4 कॉलोनी हमने बनाई। उस वक्त मैं यहाँ रहता था। तो विजापुर, विसनगर, फिर उमता एक गांव है जहाँ पे सबको मार जला दिए थे, उनको हमने बसाया है। यहाँ कड़ी में राजपुर गांव है जो हाईवे पर है, महसाना अहमदाबाद के।
और वो बहुत अच्छी सेटल हो गए। वहाँ 30 मकान हमने बनाए हैं, बीजापुर में 97 बनाए हैं, विसनगर में 13 बनाए हैं और महसाना में 40 मकान बनाए ऊंझा वालों के लिए। ऊंझा में आज एक भी मुसलमान को नहीं रहने दिया, सबको भगा दिया वहां से। और एक जो दरगाह और मस्जिद थी उसको भी खाली वो कवर करके रखा है और उसकी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके उसको हथिया ले। तो ये 4 जगह की बात है। फिर हमने जो काम किया तो पंचमहाल में हालोल, मोड़ासा और उस तरफ पांडरवाड़ा और ये सब इलाके में काम किया, सेंट्रल गुजरात में। टंकारिया और इस तरह के छोटे प्लेसेस थे साउथ गुजरात में, वहां पे भी हमने काम किया। अंकलेश्वर में भी 6 मकान बनाए थे। इस तरह से पालेज गांव है एक, बड़ौदा से भरूच के पास में, तो पालेज में हमने कॉलोनी बनाई है। उसमें सब यहाँ के सेंट्रल गुजरात के बड़ौदा के आसपास के लोगों को बसाया है। तो जो हाईवे पर कॉलोनीज है जैसे पालेज की है या राजपुर की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको रोजगार अच्छा मिल रहा है। आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो उनको अच्छा रोजगार मिल गया है और वो अपनी तरह से अच्छे सेट हो गए हैं। ये विसनगर महसाना वाले भी अच्छे सेट हो गए हैं। बीजापुर में जहां मैं रह रहा हूँ वहां पर कॉरपोरेशन की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसमें आज तक रोड नहीं बना है। बीजापुर में कोई छोटी सी बिल्कुल पछात और पसमानदा लोगों का एरिया होगा, वहां पर भी रोड बनी हुई है, लेकिन यहाँ वो जानबूझकर रोड नहीं बना रहे हैं। पानी तो मिला है और ये ड्रेनेज लाइन की सिस्टम भी उन्होंने बनाई, लेकिन वो फेल है और कोई काम नहीं कर रही है। तो इतने सालों से ड्रेनेज की भी परेशानी है और रोड भी नहीं बन रहा है। हमने आरटीआई की कई उसके लिए प्रेजेंटेशन, तरह तरह के मेमोरेंडम देकर बात की, लोगों से मिलकर बात की, पॉलिटिशियन से मिलकर बात की, सब हाँ कह रहे हैं करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और वो यूं ही पीछे धकेल रहे हैं। तो मसला तो है इस तरह का कि जो गवर्नमेंट को बसा के देना था वो नहीं दे पाए। फिर अहमदाबाद में हमने जो मकान लिए वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन हमको जो मिल रहे थे अवेलेबल थे वो हमको ले लेने पड़े। जो बिल्कुल वीक क्वालिटी के थे उसमें बसाने पड़े। आज 20 साल हो गए तो बिल्कुल डल हो गए हैं। अब हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम उसको बना दे। हमने तो टेम्पररी हंगामी एक अरेंजमेंट कर दी थी, तो वो परेशानी अहमदाबाद की कॉलोनी में भी फेस कर रहे हैं। यहाँ बीजापुर में और विसनगर में ये हमने कॉलोनी अच्छी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लोग अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हालात उतने अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ मदद की होती तो जरूर कुछ इम्प्रूवमेंट होता, लेकिन आप लोगों की बातों से जो नतीजा निकल कर आ रहा है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है। लोग अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन वो हो नहीं सके। तो क्या इसमें कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसी बातें, कुछ डिमांड है कि भाई लोगों के लिए कुछ किया जाए कि लोग मजबूती के साथ अपने कदम को जमा सके? गोडसे को जिस तरह से बढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें रखी जाती है वो हम आए दिन देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये संविधान और जो हमारा कानून है उसको कैसे मैनिपुलेट करना, तो सब बुकला, सब सिस्टम उनकी फेवर में इस तरह से काम कर रही है और जो कॉमन सिटीजन है उसको बिल्कुल लाचारी के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इस तरह की सिचुएशन आ गई है। कई अच्छे अच्छे लोग भी फ्रस्ट्रेट अब हो रहे हैं। कई लोग अंदेशा बता रहे हैं कि सिविल वॉर की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है और कई बातें इस तरह की हो रही है, लेकिन मुसलमान ओवरऑल कोई रिएक्शनरी बिहेवियर नहीं दे रहे हैं और वो ये सब झेलते हुए भी अपनी तरह से सिस्टम में एडजस्ट होकर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। अब गुजरात में जो हुआ तो वो सबको मालूम है कि किसने किया। देखिए, सब जनता जानती है, हिंदू जानते हैं, मुसलमान जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, नहीं पढ़े लिखे सब जानते हैं, पुलिस जानती है, जुडिशरी जानती है। जी, कौन है जो नहीं जानते कि ये किसने किया है? जी, और उसके बावजूद सजाएं किसको हो रही है वो भी देखिए आप। करण पंड्या का केस, अक्षरधाम का केस, कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने मुझे बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है ये 2 केस में कि ये किसने किए हैं, तब भी वो कुछ भी कोई साबित कर नहीं पा रहा। ये जकिया बहन हमारी जिस तरह से इतने सालों से जूझ रही है सिस्टम के सामने, तो कुछ उम्मीदें बनी हुई है कि उसमें से शायद कोई जुडिशरी में ऐसा आ जाए और कोई न्याय या इसमें कोई आगे निकल जाए, हम तब जाके कुछ वो बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर वोरा साहब, आपने बहुत ही अहम बातें हमें बताई। अगर जकिया जाफरी साहिबा भी मौजूद है और मुझे सुन रही हैं, तो एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या वो कुछ मैसेज हमारे लिए वो या हमारे माध्यम से, हमारे जरिए से कोई मैसेज देना चाह रही हैं अपने देशवासियों को?
अपने मुल्क के लोगों को। जकिया जाफरी साहब अगर सुन रही हैं मुझे तो जवाब दें, और अगर वो आउट हो गई हैं तो फिर मैं रूपा बहन से जानना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है। जकिया बहन है, हाँ, जी मैं जानना चाहूंगी जकिया बहन, आप एक बहादुर और एक बहुत ही महान लेडी हैं, आपने फाइट किया है, आप क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने देशवासियों को? क्या इस 20 साल पर लोगों को क्या पैगाम बोलना देना चाहोगी? आपने जो लोगों को, अपने मुसलमानों को, सबको, देश के लोगों को कुछ बोलना चाहोगी? मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब अपना काम हिम्मत से लेना चाहिए और हिम्मत करना चाहिए। जिस तरह मैंने अपनी हिम्मत रखी है, हिम्मत से काम सबको ही करना चाहिए। इस तरह मैं भी अपनी हिम्मत से काम अभी तक चला रही हूँ। जरूर अल्लाह के यहाँ पर जरूर इंसाफ होगा, वहां पर देर है अंधेर नहीं है, जरूर इंसाफ मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जकिया बहन एक बहादुर खातून हमारे साथ है, आपको देखकर हिम्मत मिलती है, हमें हौसला मिलता है। और बात को अब हम अपने एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं, हमारी गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई है। रूपा बहन बहुत जल्दी से आप भी कोई मैसेज देना चाहें तो बता दीजिए। जी, मैं यही चाहूंगी कि जो हिंदू मुस्लिम को, जो आज मुस्लिम को टारगेट बना रहे हो, या जो धर्म के नाम से जो आज ये दंगे हो रहे हैं, या एक दो पार्ट पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुत्व या मुस्लिम, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब एकता बनाई रहे। ये हिंदू मुस्लिम एक अपना एक देश है, एक संस्कृति है। और जो हमने आज एक बेटा खोया है, या इतने लोगों को हमने 20 साल से जो झेल रहे, वो किसी और भी न झेले। और एक साथ बस यही मैं चाहती हूँ कि ये दंगे प्रसाद नहीं होने चाहिए, ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए सबको। और अपना अपना काव्य है, अपने पड़ोसी अपने काम आते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे देखा नहीं था कि ऐसा सहन करना पड़े। और बस न्याय भी मिलना चाहिए कि फिर से ऐसा हादसा नहीं हुए। क्योंकि 2002 का तो एक काला से अक्सर से लिखा गया है कि दंगे सब जगह पे। क्योंकि आज जो माहौल बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ ऐसा माहौल मत बनाइए, एक साथ जुट कर रहिए, हिंदू मुस्लिम एक अपना हिंदुस्तान बना के सब लोग रहे। जी, हिंदुस्तान की इस मिली जुली जो तहजीब है इसको कायम रखे और लोग मिल कर रहे हैं, आपका ये मैसेज है, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बार फिर हम बहुत जल्दी से नूरजहां बहन के पास आते हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि बस एक चंद लफ्जों में आप एक कोई मैसेज देना चाहे बहुत शॉर्ट में, तो आप दें और फिर हम अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। देखिए, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि नफरत की राजनीति खेलना बंद कीजिए और सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहे, हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचे, महिलाओं की इज्जत करे और युवाओं के लिए रोजगारी मिले। और जो भी लोग इस तरह की नफरतें फैलाते हैं तो ऐसी संस्थाओं पर बैन होना चाहिए और बस मिलजुल के सारे लोग रहे और लोगों को न्याय मिले, यही मेरी दिली तमन्ना है। और लोगों से भी अपील है कि नफरत करने वालों का साथ छोड़ दीजिए और कौमी एकता की बात कीजिए। कौमी एकता के साथ, इखलास के साथ, भाईचारे के साथ सब मिलकर रहेंगे, तभी ये देश तरक्की करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कीमती बातों को शेयर करने के लिए, हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करने के लिए। और हम अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि ये जो फसादात गुजरात में हुए 2002 में, उसके बाद लोगों ने किस तरह से सरवाइव किया, कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और कैसे वो दोबारा फिर से हिम्मत और हौसले के साथ रह भी रहे हैं और फाइट भी कर रहे हैं, उसकी कुछ मिसालें यहाँ मौजूद थी जो हमने आपके सामने पेश की। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ कि हम हिम्मत और हौसले के साथ और इस मुल्क की जो हमारी शान है, गंगा जमुनी तहजीब है, मिलजुल कर रहने की, इसको दोबारा हम जिंदा करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन हम जरूर इसमें कामयाब होंगे और नफरत की बातें करने वालों को हम जरूर हराएंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।